यी गाउचिन के सेकंड अंकल ने पानी का एक घूंट लिया। मुंह में मौजूद खाना निगलने के बाद वह हल्के से मुस्कुराए। मैंने ये पहले ही अंदाजा लगा लिया था। जैसे ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पिता कोमा में हैं, तुम किसी की भी ऑब्जेक्शन सुनोगे। तुम कसम खाओगे डॉक एबिस ग्राटो में घुसकर उस लेजेंडरी स्पिरिचुअल प्लांट को ढूंढोगे जो 100 जहरों का इलाज कर सकती है, सिर्फ अपने पिता को बचाने के लिए। इसलिए तुम्हें यहां देखकर मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। सेकंड अंकल मुझे सबसे अच्छे से जानते हैं। गाउतियान मन ही मन मुस्कुराया। उसी वक्त चाओ गाओचेन के सेकंड अंकल के कान हिले। उस सन्नाटे भरे अंधेरे में उन्होंने एक अजीब सी आवाज पकड़ ली। इंस्टिंक्टिवली वह खड़े हो गए और सबको चेतावनी दी, सावधान, स्ट्रेंज बीस्ट फिर आ गया है। उनकी आवाज गिरते ही अंधेरे से एक परछाई उछली। एक लंबी जीप पास खड़े लिजर्डमैन वॉरियर के चारों ओर लपटी और उसे घसीटने ही वाली थी। धम। जमीन फटने जैसी आवाज के साथ गाउचैन के सेकंड अंकल, जिनका आधा पैर पहले ही थर्ड ऑर्डर पीक लेवल में पहुंच चुका था, तोप के गोले की तरह आगे झपटे और उस काली परछाई से जा टकराए जो उनके अधीनस्थ पर हमला कर रही थी। स्ट्रेंज बीस्ट हवा में उछल गया, लेकिन उसी पल उसकी पूंछ पलटी और साफ आवाज के साथ सेकंड अंकल तियान की पीठ पर जा लगी। पीछे की चेन मेल चटक गई, कपड़े फट गए और उजागर त्वचा पर खून की बारीक बूंदें उभर आईं। स्ट्रेंज बीस्ट अंधेरे में गिरते ही गायब हो गया, जैसे अभी अभी पीछे हट गया हो। लेकिन गाउचान के सेकंड अंकल ने चौकसी कम नहीं की। उन्होंने ध्यान से सुना, परसेप्शन फैलाया, आसपास के हर संकेत को करते हुए अपने लोगों को याद दिलाया, सब सावधान रहो, ये स्ट्रेंज बीस्ट बहुत चालाक है, इसे मौका मत देना। अभी अभी दिखी साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशन से सब जान चुके थे कि इस एलियन बीस्ट की ताकत थर्ड ऑर्डर हाई लेवल की है। गाउचियान अपनी यूफोर्बिया थामे हुए बाकी लाइजर्डमैन वॉरियर्स के साथ चौकन्ना खड़ा था। आधे दिन के भीतर इस मिशन में शामिल कई लाइजर्डमैन वॉरियर्स मर चुके थे। इससे बचे हुए लोगों को इस स्ट्रेंज बीस्ट का स्वभाव अच्छी तरह समझ आ चुका था। यह बीस्ट कभी गाउचियान के सेकंड अंकल से सीधी टक्कर नहीं लेता था। इसे अंधेरे में छिपकर मौका देना पसंद था। जैसे ही हमला सफल होता, यह तुरंत गायब हो जाता, अगले मौके तक फिर सामने नहीं आता। यी गाउचन के सेकंड अंकल धीरे धीरे पीछे हटे। उन्होंने हाथ बढ़ा कोचिन के हाथ से टॉर्च छीनी। चेहरा बेहद गंभीर था। कुछ पल सुनने के बाद उन्होंने अचानक टॉर्च उछाल दी। लहराती आग की रोशनी में सबने देखा दूर की स्टोन वॉल से चिपका हुआ एक विशाल ब्लैक स्केल लाइजर्ड मॉन्स्टर। उसकी दो जेट काली आंखें गालों के किनारों पर थीं, नजर थोड़ी सुस्त, मानो रोशनी के प्रति ज्यादा संवेदनशील न हो। गाउचियन ने पहली बार इस एलियन बीस्ट को साफ देखा। इसकी लंबाई 3 मीटर से कम थी, पूंछ शरीर जितनी लंबी और पूरा शरीर मोटी काली स्केल आर्मर से ढका हुआ था। यही है डार्क अबिस ग्राटो का लेजेंडरी ओवरलॉर्ड, ब्लैक स्केल लेजर्ड मॉन्स्टर, गाउचियन ने मन में सोचा। आग की रोशनी पड़ते ही गाउचियन के सेकंड अंकल ने अपनी टेरिफाइंग एक्सप्लोसिव पावर दिखा दी। थर्ड ऑर्डर पीक में प्रवेश करने वाली ताकत पूरी तरह फूट पड़ी। उन्होंने बिना आवाज किए घुटने मोड़े, जोर से उछले और पैरों के नीचे जमीन फटने की आवाज आने से पहले ही उनकी परछाई गायब हो चुकी थी। रॉक से चिपका ब्लैक स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर हरकत समझ गया। उसका शरीर हिला और वह भी अंधेरे में गायब हो गया। कॉम्बैट एक्सपीरियंस से भरे गाउचियन के सेकंड अंकल तुरंत पीछे लगे। एक आदमी और एक बीस्ट जैसे किसी अंडरग्राउंड टूम में दौड़ रहे हों। अंधेरे से डांग 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 की टकराहटें सुनाई देने लगीं। मुट्ठियों और पैरों की भिड़ंत से गूंजती आवाजें कभी घंटियों जैसी लगतीं, कभी लोहार की हथौड़ी जैसी। ओरा से चमकती मुट्ठियां जब ब्लैक स्केल लाइजर्ड के शरीर से टकरातीं तो चिंगारियां उछल पड़तीं। कुछ देर बाद सबने ब्लैक स्केल लाइजर्ड बीस्ट की धाड़ सुनी। उसके बाद सेकंड अलगाउटियन की दर्द भरी चीख और फिर अंधेरे में सब शांत हो गया। सेकंड कल, यीगाउचन ने उस दिशा में चिल्लाया जहां से साइकिक एनर्जी की हलचल महसूस हुई थी। घातक सन्नाटे के बीच सेकंड अंकल की कराहती आवाज आई। दर्द से तोड़ दिया इसने, इस ब्लैक स्केल लाइजर्ड की स्केल्स वाकई बहुत मजबूत है। अगले ही पल ये गाउचेन के सेकंड अंकल अंधेरे से बाहर आए, हाथ में ब्लैक स्केल लाइजर्ड का कॉर्प्स घसीटते हुए। लॉर्ड इज माइटी, चीयर की आवाजें फूट पड़ी। लाइजर्ड मैन वॉरियर्स ने अपने बॉस को उस खिनौने ब्लैक लाइजर्ड बीस्ट को मारते देख दिल का सारा दबा हुआ गुस्सा निकाल दिया। सेकंड अंकल ने कॉर्प्स भीड़ के सामने फेंक दिया। चाओ गाओचेन ने अपनी बड़ी यूफोर्बिया से उसे भेदा और पाया कि उसकी स्केल्स को चीरना आसान नहीं था।
ये देखकर गाउटियान के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने उत्साह से कहा, अगर इस ब्लैक स्केल लाइजर्ड की स्केल से आर्मर बनाई जाए तो ये बेहतरीन होगी। हाँ, सेकंड अंकल ने अफसोस से कहा, लेकिन हमारे पास इसे संभालने का समय नहीं है। सही है, गान ने सिर हिलाया। डार्क अबिस ग्रॉटो में खतरे हर तरफ हैं। हम एक जगह ज्यादा देर नहीं रुक सकते। वैसे इसमें तो काफी मीट लग रहा है। क्या इसे खा सकते हैं? नहीं, सेकंड अंकल ने समझाया। ब्लैक स्केल लाइजर्ड सालों से डार्क अबिस में रहता है और जहरीले कैरियन को खाकर बढ़ता है। इसका मीट हमारे लिए बेहद टॉक्सिक है। हु इसी बीच जब थर्ड ऑर्डर हाई स्टेज के ब्लैक स्केल लाइजर्ड मॉन्स्टर को मारने से सबका मोरेल काफी बढ़ चुका था, सामने के पैसेज में अचानक तेज हवा भर गई। सरांत भरी हवा के झोंकों ने सबकी टॉर्चेस बुझा दी। हवा की आवाज जैसे सांस लेने की हो, एक रिदम में उठती गिरती। नहीं, यह हवा नहीं है। सबका दिल बैठ गया। यह सांस लेने की आवाज है। एक लिजर्डमैन वॉरियर ने अपनी शक्ति से उस दिशा में जांच की। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कांपती आवाज में बोला, माय लॉर्ड, यंग सिटी लॉर्ड, सामने एक विशाल एलियन बीस्ट लेटा हुआ है। जोश से भरा मोरेल पल भर में टूट गया। सबके चेहरे से खुशी गायब हो गई और दिल गहराई में डूब गया। सारे लिजर्डमैन वॉरियर्स उसी दिशा में घूरने लगे जहां से सांसों की आवाज आ रही थी। हथेलियों में ठंडा पसीना भर आया। टॉर्च जलाओ, यी गाउचियन के सेकंड अंकल ने आदेश दिया। एक वॉरियर ने तुरंत फ्लिंट एंड स्टील निकाला और आग सुलगाई। रोशनी फैलते ही चाउगाउचियन ने गंभीर नजर से अपने सेकंड अंकल को देखा। सेकंड अंकल, इस हालत में क्या आप अभी भी लड़ सकते हैं? जिस सेकंड अंकल की आधी से ज्यादा साइकिक एनर्जी खर्च हो चुकी थी, उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया। उनकी निगाहें अंधेरे में टिक गई। मांसपेशियां तन गई। वह पूरी तरह तैयार थे, अंधेरे में छिपे उस शक्तिशाली दुश्मन से आखिरी सांस तक लड़ने के लिए। दूर से आती सांसों की आवाज ने लड़ रहे लिजर्डमैन वॉरियर्स पर भारी दबाव डाल दिया। उस लिजर्डमैन वॉरियर को लगा कि उसकी मेंटल स्टेट लगातार बिगड़ रही है। उसके हाथ कांपने लगे, काबू से बाहर। फ्लिंट एंड स्टील टकराए और चिंगारी भड़क उठी। सांसों की आवाज और पास आ रही थी, सरांद और तेज होती जा रही थी, लेकिन कोई फुटस्टेप सुनाई नहीं दे रहे थे। जल्दी जल्दी जल्दी, यह साफ था, यह मेंटल प्रेशर था। अंधेरे में मौजूद स्ट्रेंज बीस्ट की ताकत शायद थर्ड ऑर्डर पीक तक पहुंच चुकी थी। साथियों की हड़बड़ी भरी पुकार के बीच फ्लिंट एंड स्टील से एक कमजोर सी लौ जली, जिसने टॉर्च पर लगी ग्रीस को पकड़ लिया। फूं, लपटें उठीं और अंधेरा पीछे हट गया। यीगोशन के सेकंड अंकल ने टॉर्च झपटी और बिना एक शब्द बोले उसे आगे फेंक दिया। टॉर्च जमीन पर गिरते ही चिंगारियां फूटीं। रोशनी एकदम तेज हो गई और पैसेज का दृश्य सबके सामने खुल गया। एक विशाल ब्लैक स्केल लाइजर्ड धीरे धीरे पैसेज में रेंग रहा था, जैसे शिकार पर झपटने को पूरी तरह तैयार हो। इस ब्लैक स्केल लाइजर्ड मॉन्स्टर का आकार अभी मारे गए वाले से दोगुना था। शक्ल भी अलग। जेट काली आंखें थोड़ी सुस्त, होंठ बंद, लेकिन ऊपर के दांत बाहर निकले और मुड़े हुए। टॉर्च की रोशनी बस एक पल रही। अगले ही क्षण वह नजरों से ओझल हो गया। लिजर्डमैन वॉरियर्स ने सिर्फ एक तेज झोंका महसूस किया, मानो कोई बेहद तेज चीज पूरी रफ्तार से पास से गुजर गई हो। फिर धम की आवाज आई। एक आकती तोप के गोले की तरह पास की रॉक वॉल से जा टकराई। जो दीवार असामान्य रूप से कठोर थी, उस पर मकड़ी के जाले जैसे दरारें उभर आईं। सबने देखा, दीवार से टकराने वाला कोई और नहीं बल्कि गाओच्यान था। खास, गाओच्यान ने मुंह से खून उगला और दीवार से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। मेरे सेकंड अंकल को बचाओ, जमीन पर गिरते ही गाओच्यान ने चिल्लाकर कहा। तभी लाइजर्डमैन वॉरियर्स को एहसास हुआ, उनका बॉस गायब था। मेरे सेकंड अंकल वहां। कई हड्डियां टूटी हुई गाओच्यान ने पीछे की ओर इशारा किया। सबने मुड़कर देखा। वहां विशाल ब्लैक स्केल लाइजर्ड अपने मुंह में उनके बॉस को दबाए हुए था, सिर को दाएं बाएं झटकते हुए। ये देखते ही लाइजर्ड मैन वॉरियर्स दहाड़ उठे। बचाओ, बचाओ, सब साथ चलो, इस स्ट्रेंज बीस्ट को मार डालो। अंधेरे में गाउटियन के सेकंड अंकल की दर्द भरी गर्ज गूंजी। उनके हाथ ब्लैक स्केल लाइजर्ड के जबड़े को जोर से धकेल रहे थे, लेकिन अपनी ताकत से वे साफ तौर पर छूट नहीं पा रहे थे। तुम जमीन के कीड़े डार्क अबिस ग्रॉटो में घुस आए और मेरे लोगों को मार डाला। उनके मुंह में दबे गाउटियान के सेकंड अंकल के बावजूद ब्लैक स्केल लाइजर्ड ने स्पिरिट के जरिए सबको सुनाया। आज तुम में से कोई भी जिंदा यहां से नहीं जाएगा। यह वाकई थर्ड ऑर्डर पीक का स्ट्रेंज बीस्ट था। अब किसी के मन में कोई भ्रम नहीं बचा। हालांकि
सामने वाले की ताकत बेहद ज्यादा थी और अंजाम शायद तय लग रहा था। फिर भी लाइजर्डमैन वॉरियर्स यूं ही मरने का इंतजार नहीं करना चाहते थे। मारो, इससे लड़ो। एक वॉरियर गर्जा और आगे बढ़ा। उसी पल पास के एक पैसेज से जोरदार आवाज आई, रास्ते से हटो, सब पीछे हटो। ये क्या? जो वॉरियर्स अभी जान की बाजी लगाने वाले थे, आवाज सुनते ही ठिठक गए। दिल में उलझन भर गई। जमीन पर गंभीर रूप से घायल पड़े ग्याओचियान ने वह जानी पहचानी आवाज सुनी। उसकी आंखें चमक उठीं, चेहरे पर अविश्वास और खुशी एक साथ। पैसेज से एक आकृति बाहर निकली, काले कपड़े, काली पैंट, सिर पर हेडगियर। उसके बगल में फ्लेम से जलता फुटबॉल साइज्ड ऑरेंज रेड फायरबॉल हवा में तैर रहा था। ये लिजर्डमैन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। अब आया हूं, तो देर नहीं हुई। लिन फेई ने सीन को सेंस किया। फिर उसने दाहिना हाथ उठाया, उंगलियों को सोर्ड की तरह ताना और दूर उस ब्लैक स्केल लेजर्ड की ओर इशारा किया, जिसने गाउचियान के सेकंड अंकल को दबोच रखा था। सबने देखा, लिन फेई की उंगलियों से एक छोटी सी आग निकली, जैसे उसे जीवन मिल गया हो। वह उछली और अगले ही पल फट पड़ी। फ्यूं, लपट ने हवा चीर दी। अंधेरे में एक सीधी चमकदार रेखा खींचती हुई ब्लैक स्केल लिजर्ड की पीठ में जा धंसी। धम, आग भड़क उठी। वहां खून और मांस फट पड़ा, जली हुई बदबू फैल गई। दहाड़, तुम कितने दुस्साहसी हो, मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। थर्ड ऑर्डर पीक की मेंटल पावर चारों ओर फैल गई, मौजूद लिजर्डमैन पर भारी दबाव डालती हुई। अचानक हमला झेलकर ब्लैक स्केल लाइजर्ड ने मुंह से अपना शिकार छोड़ा। गहरी गर्ज के साथ वह शांत लेकिन खतरनाक नजर लिए लिनफे की ओर एक फैंटम बनकर लपका। लाइजर्ड मैन वॉरियर्स की आंखों के सामने बस एक छलक सी हुई और थर्ड ऑर्डर पीक का बीस्ट गायब। कितनी तेज रफ्तार! जमीन पर पड़े गाउचियान ने मुश्किल से उसकी हरकतों को पकड़ पाया। धम! लिनफे पर चपटने वाला ब्लैक स्केल लाइजर्ड हवा से टकरा गया। उसने वहीं वार किया जहां लिनफे खड़ा था और उसकी पूंछ स्टील whip की तरह जमीन पर गिरी। इंसान कहां गया? ब्लैक स्केल लाइजर्ड चौंका। उसे समझ नहीं आया कि शिकार कैसे बच निकला। किधर देख रहे हो? उसके दाहिनी और लिनफे की आवाज गूंजी। आवाज सुनते ही खतरे की घंटी बजी। ब्लैक स्केल लाइजर्ड ने अपनी स्पीड एबिलिटी एक्टिवेट की और तुरंत पीछे उछला। धम! आग आसमान की ओर भभक उठी। लिनफे की मुट्ठी से निकली भयंकर लपट ब्लैक स्केल लाइजर्ड के सिर की तरफ जा फटी। धड़ाम! पीछे हटते हुए बीस्ट किसी तरह वार से बचा, लेकिन उसके गाल लिनफे की आग से झुलस गए। दर्द से वह दहाड़ उठा। देखते हैं तुम कितनी बार बच पाते हो, लिनफे ने कहा। घुटने हल्के से मुड़े और वह बिजली की तरह ब्लैक स्केलर की ओर चिपटा। फ्यूं! इस खुले स्पेस में हवा चीरने की तीखी आवाज गूंज उठी। हर टकराव पर लिनफे और ब्लैक स्केल लाइजर्ड के बीच भयंकर एयरवेव्स उठ रही थीं। लाइजर्ड मैन वॉरियर्स को उनकी लड़ाई साफ दिखाई नहीं दे रही थी। वे बस टकराव की आवाजों से ही उनकी जगह का अंदाजा लगा पा रहे थे। मैंने नहीं सोचा था कि बॉस लिन इतनी ताकतवर होंगे। थर्ड ऑर्डर पीक के ब्लैक स्केल लाइजर्ड से सीधी लड़ाई, वाकई जबरदस्त। गाउचियान भीतर ही भीतर उछल पड़ा। अब हम बच सकते हैं। धम! हवा में तैर रहा फुटबॉल साइज्ड फायरबॉल अचानक फट गया। अनगिनत छोटी छोटी लपटें चारों ओर बिखर गई, लेकिन वे हवा में बुझी नहीं, हर एक तेजी से फैलने लगी और पल भर में मुट्ठी जितने फायरबॉल्स में बदल गई। अगले ही क्षण हजारों स्क्वायर मीटर्स के इस पूरे स्पेस में वे इवनली फैल गए। ऑरेंज रेड आग की रोशनी ने उस घने अंधेरे को पूरी तरह चीर दिया। स्पष्ट नजर के साथ यी गाउचियन और बाकी लोगों ने देखा कि एक काले स्केल वाला लिजर्ड मॉन्स्टर, जिसकी ताकत सिर्फ टियर 3 पीक तक थी, 100 मीटर दूर पेट के बल पड़ा था। और उससे जुड़ा व्यक्ति उससे 20 मीटर से भी ज्यादा दूरी पर खड़ा था। लिनफे ने अपना दायां हाथ फैलाया और एक तरफ से पकड़ते हुए डायमेंशनल स्पेस से एक बिल्कुल नई सायोनिक लॉन्ग सोर्ड निकाल ली। यह वही तलवार थी जो सायोनिक वेपन स्टोर से खरीदी गई थी और जिसकी कीमत 5 मिलियन युआन थी। यहीं तक रुकते हैं, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, वार करो। लिनफे ने मुस्कुराते हुए हाथ में साइकिक लॉन्ग सोर्ड थामे उस काले स्केल वाले एलियन बीस्ट से कहा। छोटी सी भिड़ंत के बाद लिनफे ने उस काले स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर की कई स्केल्स उड़ा दी थी। उसके शरीर से खून की धारियां लगातार रिस रही थी। इस पल उस एलियन बीस्ट के दिल में जरा भी घमंड नहीं बचा था। वह साफ समझ चुका था कि उसके सामने खड़ा दुश्मन बेहद खतरनाक है। जमीन के प्राणी, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बचकर निकल गए हो, लेकिन मैं बता दूं, डार्क अबिस ग्रॉटोज में मेरी ताकत टॉप 10 में भी नहीं आती। काले स्केल वाले एलियन बीस्ट ने लिनफे से कहा।
क्या? चाओ गाओचियन और बाकी लोग चौंक गए। इतनी ताकतवर चीज और फिर भी टॉप 10 में नहीं? हूं। लिन फेई की आकृति उसी जगह से गायब हो गई। काले स्केल वाले एलियन बीस्ट की आंखों में घबराहट फैल गई। वह भागने ही वाला था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसके काबू में नहीं रहा। धम। यह कैसी आवाज थी? काले स्केल वाले एलियन बीस्ट की आंखों के सामने दुनिया घूम गई। फिर उसने अपने पास एक आकृति को खड़ा देखा और अगले ही पल उसका शरीर जमीन पर जा गिरा। लिनफे ने थोड़ी दूरी पर लुढ़कते हुए पड़े उस एलियन बीस्ट के सिर को देखा। उसकी आंखें फटी हुई थी, सीधी लिनफे को घूरती हुई। लिनफे ने कहा, तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। मेरा सिर कट गया। यह ख्याल आते ही काले स्केल वाले एलियन बीस्ट की आंखों की चमक बुझ गई और जीवन की आग अनिच्छा के साथ बुझ गई। ये 5 मिलियन वाली सायोनिक लॉन्ग स्वॉर्ड सच में काफी बढ़िया है। थोड़ी सी साइकिक एनर्जी में ही जबरदस्त लिथैलिटी दिखा देती है। पहली बार सायोनिक लॉन्ग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने वाले लिनफे को इस नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट से पूरी संतुष्टि थी। फिर उसने हाथ में पकड़ी तलवार को हल्का सा झटका दिया, ब्लेड से सारा खून झाड़ा और उसे वापस डायमेंशनल स्पेस में रख दिया। टैट टैट। लिन फेई उनकी ओर चलता हुआ आया। लिजर्डमैन वॉरियर्स उसे बिना पलक झपकाए देख रहे थे। एक ऐसा ताकतवर इंसान जो टियर 3 पीक के काले स्केल लिजर्ड बीस्ट को मार चुका हो, ऐसे शख्स के सामने खड़े होते हुए उनके दिलों में स्वाभाविक ही थोड़ी घबराहट थी। यही वो मददगार है जिसे मैंने बुलाया था। जाकर देखो अभी मेरे दूसरे चाचा की हालत कैसी है। चाओ गाओचन ने अपने दूसरे चाचा के अधीनस्थों से कहा। ठीक है, यंग सिटी लॉर्ड। लाइजर्ड मैन वॉरियर्स ने सिर हिलाया और तेजी से दौड़ पड़े। उनका बॉस पहले ही उस काले स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर द्वारा दूर फेंक दिया गया था और अब उसकी हालत कैसी है किसी को पता नहीं था। बॉस लिन, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक ही दिन में 2 बार बॉस लिन ही मुझे बचाएंगे। गाउचिन ने कड़वी मुस्कान के साथ लिन फेई से कहा। मिस्टर चाओ गाउचिन, एक ही दिन में 2 बार जान पर बनाना, आप सच में काफी बदकिस्मत हैं। इस बार लौटने के बाद कोई उपाय जरूर करिए ताकि ये बदकिस्मती दूर हो। लिन फेई ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह झुक गया और लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी का इस्तेमाल कर चाओ गाउचियन को ठीक करने लगा। क्योंकि गाउचियन की चोटें बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थी, बस कुछ हड्डियां टूटी थी और भारी वार से आंतरिक अंगों में हल्का खून बह रहा था। इसलिए कुल मिलाकर अगर लिनफे इलाज नहीं करता तो गाउचियन अपनी फिजिक के दम पर 6 या 7 दिनों में खुद ही संभल सकता था। अब लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी की मदद से 10 सेकंड से भी कम समय में वह पूरी तरह ठीक हो गया। जब ठीक हुआ गाउचियन जमीन से उठा, तभी दूर से एक लाइजर्डमैन वॉरियर घबराया हुआ दौड़ता आया। यंग सिटी लॉर्ड, कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरे दूसरे चाचा? यी गाउचियन ने तुरंत अंदाजा लगा लिया। उन्हें क्या हुआ? हाँ, लॉर्ड जंशी की चोटें बेहद गंभीर हैं। हमारे पास जो दवाइयां थीं, उनका कोई असर नहीं हुआ। अभी उनकी जान खतरे में है। लिजर्डमैन वॉरियर ने बेचैनी से कहा। बॉस लिन, मेरे दूसरे चाचा बुरी तरह जख्मी है। क्या आप देख सकते हैं? चाओगाउचियन ने लिनफे से विनती की। हाँ, लेकिन इसका चार्ज लगेगा, लिनफे ने साफ कहा। यह तो स्वाभाविक है। गाउचियन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर लिनफे, गाउचियन और खबर लाने वाला लिजर्डमैन वॉरियर तेजी से उस जगह पहुंचे जहां जनजांशी पड़ा था। सब हटो, यंग्स लॉर्ड आए हैं। लिजर्डमैन वॉरियर ने साथियों को पुकारा। दूसरे चाचा चाओ गाउचियन ने खून के तालाब में पड़े जनजांशी को धीमी आवाज में कहा। लिनफे आगे बढ़ा और हालात का मुआयना किया। जनजांशी के शरीर का आधा हिस्सा काले के लिजर्ड्स द्वारा नोचा जा चुका था। खून से लथपथ मांस और अंदरूनी अंग धुंधले से दिख रहे थे। लेकिन लिनफे के लिए ऐसी चोटें ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने दाएं हाथ संशी को छुआ और लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी का इस्तेमाल किया। 2 या 3 मिनट के भीतर जहां जहां काटा गया था, सब भर चुका था। इलाज के बाद जनजांशी धीरे धीरे होश में आया। ज्यादा खून बहने की वजह से उसका चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। होश में आते ही उसने अपने चारों ओर अपने अधीनस्थों, अपने भतीजे और एक अनजान चेहरा देखा। वह एक पल के लिए ठिठका, फिर अविश्वास में बुदबुदाया। मैं मरा नहीं? कुछ मिनट वहीं आराम करने के बाद ये गाउचिन ने लिनफे का परिचय जनजैनशी से करवाया। संभल चुके जनजैनशी ने जमीन से उठकर दोनों मुट्ठियां जोड़ते हुए लिनफे से कहा, बॉस लिन, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं। पैसे लो और मुसीबत दूर करो, यही सौदा है। और मैंने आपको यूं ही नहीं बचाया। अभी के इलाज की फीस
500 स्पिरिट स्टोन्स, ने सपाट लहजे में कहा। कितना अनोखा व्यापारी है। जमजनशी ने सिर हिलाया। वापस जाकर 500 स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान कर दूंगा। जब लिजर्डमैन वॉरियर्स को पता चला कि लिन फे डार्क अबिस ग्रॉटोज में मौजूद उस स्पिरिचुअल प्लांट को ढूंढने में उनकी मदद करेगा जो सैकड़ों जहरों का इलाज कर सकती है, तो उनका मनोबल अचानक बहुत बढ़ गया। आखिरकार उनके सामने ही इस ताकतवर इंसान ने टियर 3 पीक के काले स्केल लिजर्ड बीस्ट को पल भर में मार गिराया था। ऐसी जबरदस्त कॉम्बैट फोर्स के टीम में जुड़ने से इस मिशन की सफलता और सुरक्षा दोनों की संभावना कई गुना बढ़ गई। कुछ देर बाद जब टीम फिर से रवाना होने की तैयारी कर रही थी, लिन फे उस काले स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर के पास पहुंचा जिसे उसने मारा था। उसने हाथ उठाया और पावर ऑफ थॉट एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए 3 ही झटकों में उसके शरीर से काली स्केल आर्मर उतार ली और सबके सामने ही उसे डायमेंशनल स्पेस में रख दिया। चाओ गाउचन और जानजनशी ने अपनी आंखों के सामने काले स्केल वाले लिजर्ड बीस्ट की स्केल्स को हवा में गायब होते देखा। लिन फे की इस कार्रवाई ने एक बार फिर दोनों को हैरानी और झटके में डाल दिया। जानजांशी के मन में यह विचार उभरा कि यह व्यापारी आग, उपचार, गति और स्टोरेज स्पेस जैसी एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकता है। यह सच में अविश्वसनीय था। गाउचन, जो लिन फे के बारे में अधिक जानता था, इस बार उसे कई नई एबिलिटीज इस्तेमाल करते देख रहा था। पहले देखी गई एबिलिटीज को जोड़कर गिना जाए तो उसका मन पूरी तरह हिल गया था। वह भीतर ही भीतर सोचने लगा, रास्ते में यूं ही मिल जाने वाले इस व्यापारी ने आखिर कितनी एबिलिटीज अवेकन कर रखी हैं। क्या उसकी असली ताकत सच में केवल थर्ड ऑर्डर पीक ही है, या फिर वह इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है? वहां भी एक काला स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर पड़ा है। क्या तुम उसे नहीं चाहते? लिन फे ने दूर लेटे उस अजीब जीव को देखकर पूछा। हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते बॉस लिन। अगर आपको चाहिए तो आप ही ले लीजिए, जानजानशी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पल वह पहले से ही सोच रहा था कि लिन फे के साथ अच्छा संबंध कैसे बनाया जाए। सिटी लॉर्ड के बराबर ताकत रखने वाले ऐसे पावर हाउस से यदि दोस्ती हो जाए तो जायंट रॉक सिटी के लिए यह बहुत बड़ा लाभ होगा। ठीक है, जब तुम नहीं चाहते तो मैं ही ले लेता हूं, लिन फे ने मुस्कुराकर कहा। फिर उसने हाथ उठाकर उस काले स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर की ओर इशारा किया, जिसकी ताकत केवल थर्ड ऑर्डर हाई लेवल की थी। एबिलिटी की शक्ति से उसकी स्केल्स तेजी से अलग कर ली गई। ट्रॉफी इकट्ठा करने के बाद लिन फे के एक विचार के साथ इस क्षेत्र में फैले फायरबॉल्स एक एक कर बुझने लगे। केवल 8 फायरबॉल्स बचे रहे, जो लोगों के चारों ओर तैरते हुए सबको रोशनी दे रहे थे। अब तो मशालों की जरूरत ही नहीं रही। फ्लोटिंग फायरबॉल्स को देखते हुए लिजर्ड लोग मन ही मन यही सोच रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं, लिन फे ने कहा और सबके आगे चल पड़ा, रास्ता साफ करते हुए। इस पल वह स्पिरिचुअल प्लांट्स की खोज करने वाली टीम का केंद्र बन चुका था। ब्लू स्टार के रोंगचेंग शहर में वाइटैलिटी फिटनेस सेंटर के भीतर योग सिखाने वाले हॉल में अपने फिगर को उभारने वाली फिटनेस ड्रेस पहने जोयो अपने छात्रों को क्लास दे रही थी। पॉप, जोयो ने ताली बजाई और छात्रों से कहा, ठीक है, समय पूरा हुआ। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। घर जाकर इन कुछ योग मुद्राओं को दोबारा अभ्यास में लाना, लेकिन ज्यादा देर तक अभ्यास मत करना। याद रखना, किसी भी तरह की एक्सरसाइज में संतुलन जरूरी है। जरूरत से ज्यादा व्यायाम शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ठीक है, कोच जो, कुछ छात्रों ने जवाब दिया। फिर सभी योगा मैट से उठे और अपना सामान समेटने लगे। छात्र एक दूसरे से परिचित थे। वे दो दो तीन तीन के समूहों में योगा रूम से बाहर निकले और वाइटैलिटी जिम की ओर बढ़े, जहां स्नान की सुविधा उपलब्ध थी। कुछ छात्र वहीं रुक गए और जोयो से आज सिखाई गई योग मुद्राओं से जुड़े सवाल पूछने लगे। साथ ही कुछ बारीकियों पर अपनी शंकाएं भी रखीं। जब सवाल पूछने वाले छात्र भी अपनी बातें पूछकर चले गए, तो मौके का इंतजार कर रहे यानहाओ आगे बढ़े और जोयो को रोक लिया, जो बैग लेकर निकलने वाली थी। कोच जो, मेरे दोस्त ने मुझे एक ग्रुप डिस्काउंट वाला डाइनिंग वाउचर दिया है। मैंने अभी हुजिनजिंग और बाकी लोगों से बात की है। हम कल उस रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रहे हैं। कोच जो, क्या आप फ्री हैं? कल हमारे साथ चलिए ना, यानहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम लोग ही जाओ, इन दिनों मेरे हाथ में कुछ काम अटका हुआ है। जोयो ने सिर हिलाते हुए कोई बहाना ढूंढकर यानहाओ का निमंत्रण ठुकरा दिया। अच्छा, ठीक है, फिर हम लोग ही चले जाएंगे, यानहाओ ने मुस्कुराकर कहा और अपना सामान समेटने लगा।
जब जोयू अपना बैग लेकर योगा रूम के बाहर की ओर बढ़ी, यनहाओ ने सामान समेटते हुए सिर उठाया और जोयो की सधी हुई पीठ को देखते हुए ठहर गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। इस पल उसे पूरा यकीन हो गया था कि जोयो उसे सतर्क हो चुकी है और शायद उसे लगभग ब्लैकलिस्ट भी कर चुकी है। कमाल है, इन दिनों की सारी मेहनत बेकार चली गई और यह सब उस स्विमिंग पूल की दो बेवकूफ औरतों की वजह से हुआ। अगर उन्होंने हंगामा न किया होता तो कोच जो का रवैया मेरे साथ ऐसा नहीं होता। यनहाओ ने बेहद चिड़चिड़े मन से भीतर ही भीतर बड़बड़ाया। जोयुए के चले जाने के बाद यनहाओ ने जेब से मोबाइल निकाला और सदर्न डिस्ट्रिक्ट के चाओयांग जिम में जिनशन को एक मैसेज भेज दिया। जब जोयू अपने ऑफिस लौटी तो सबसे पहले लॉकर रूम में जाकर अपनी फिटनेस ड्रेस बदली, फिर डेस्क पर आकर बैठ गई और बोरियत में मोबाइल चलाने लगी। आज की क्लास खत्म हो चुकी थी और हाथ का सारा काम भी निपट गया था। अब वह बस एफ वर्क टाइम का इंतजार कर रही थी। कुछ देर रियल टाइम न्यूज देखने के बाद जो यू ने वी चैट खोला और लिनफे को एक वॉइस मैसेज भेजा। लिनफे, आज काम में थोड़ी व्यस्त थी। अब जो काम था वह भी निपट गया है। क्या सुप्रीम ग्लोरी के कुछ गेम साथ में खेलेंगे? कई मिनट बीत गए। जोयू ने थोड़ी हाथ पर टिकाए रखी, लेकिन लिनफे की ओर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी बेचैनी में उसने सीधे लिनफे को कॉल कर दिया। बीप, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह बंद है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। माइक से आती आवाज सुनकर जोयू ने भौहें चढ़ाई और बुदबुदाई, साथ लिनफे का फोन फिर से बंद है। पता नहीं वह अब क्या करने निकल गया है। ऐसा कई बार हो चुका था, इसलिए जोयू जानती थी कि इसका मतलब अक्सर यही होता है। लिनफे ने अपना मोबाइल डायमेंशन स्पेस में रख दिया है और किसी काम में लग गया है। लिनफे से संपर्क न हो पाने पर जोयू ने कॉल करना छोड़ दिया। वह चुपचाप ऑफिस में बैठी रही, मोबाइल से समय काटती रही और ऑफ वर्क टाइम का इंतजार करती रही। समय बड़ी तेजी से गुजरता है, ऐसा खासकर तब जब गेम खेल रहे हों। जोयू ने ऑफिस में अकेले सुप्रीम ग्लोरी के कुछ गेम खेले और पलक झपकते ही ऑफ वर्क टाइम आ गया। छोटे अकाउंट से खेला गया गेम खत्म करने के बाद वह उठकर वांग शाओरू के साथ घर जाने वाली ही थी कि वी चैट पर एक मैसेज की सूचना आई। खोलकर देखा तो वह वांग शाओरू का वॉइस मैसेज था, जिसे जोयू ने तुरंत सुना। शाओयुए, आज नाइट शिफ्ट वाली एक कॉलीग को घर में अचानक कुछ दिक्कत हो गई है। मैं उसकी जगह ड्यूटी संभाल रही हूं। तुम अकेले ही घर चली जाना। सुनते ही जोयू ने जवाब भेजा, ठीक है। फिर गाड़ी तुम ही रख लो। रात में काम खत्म होने पर तुम ही चलाकर वापस आ जाना। कुछ और वॉइस मैसेज के बाद जोयू ऑफिस से निकली, पंच किया और बाहर की ओर चल दी। वाइटैलिटी जिम से बाहर निकलकर उसने सड़क किनारे एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के एक डिपार्टमेंट स्टोर की ओर चलने को कहा। जब टैक्सी चौराहे पर मुड़ रही थी, तभी सड़क किनारे खड़ी एक कार स्टार्ट हुई और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। स्पिरिट वर्ल्ड में डार्क अबिस ग्रॉटो के भीतर प्रवेश करने के बाद 100 पॉइजन स्पिरिट प्लांट्स को ठीक करने में सक्षम स्पिरिचुअल प्लांट की खोज में निकली। ये टीम अब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई थी। ये डार्क अबिस ग्रॉटो सच में बेहद विशाल है। हम यहाँ 1 घंटे से भी ज्यादा चल चुके हैं, लगभग 2 घंटे होने वाले हैं। फिर भी इसका अंत नजर नहीं आया। इस हालात को देखते हुए अनुमान लगाया जाए तो इस डार्क एबिस ग्रॉटो का क्षेत्रफल शायद रोंगचेंग के आधे के बराबर होगा। आगे रास्ता साफ कर रहे लिनफे ने मन ही मन बड़बड़ाया। हालांकि गाउचियन और जानशी जैसे लिजर्ड लोग अब भी पूरी सतर्कता बनाए हुए थे, लेकिन उनके भीतर का तनाव काफी हद तक कम हो चुका था। शुरुआत में उनके दिलों में घबराहट थी, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया वह भावना धीरे धीरे गायब होती चली गई। इसका कारण बिल्कुल साफ था। इस दौरान लिनफे की जबरदस्त युद्ध क्षमता ने उन्हें गहरा सुरक्षा भाव दिया था। रास्ते में पहले से कहीं ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार अंधेरे में छिपे दुश्मन जैसे ही सामने आते, लिनफे उन्हें बेरहमी से कुचल देता। अब तक हालांकि थर्ड ऑर्डर पीक स्तर का कोई काला स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर सामने नहीं आया था, लेकिन थर्ड ऑर्डर मिडिल और हाई लेवल के बड़े छोटे काले स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर्स की संख्या 10 से कम नहीं थी। इसके अलावा टियर 1 और टियर 2 के कीड़े और अन्य मॉन्स्टर्स तो और भी ज्यादा थे। इतनी देर तक खोज करने के बाद भी 100 पॉइजन स्पिरिट प्लांट्स को ठीक करने वाली लिंगजी न मिलने से लिन फे के मन में हल्की चिड़चिड़ाहट पैदा हो गई। उसने पलटकर उनसे पूछा,
तुम लोग कहते थे कि इस डार्क अबिस ग्रॉटो में ऐसा स्पिरिचुअल प्लांट मौजूद है जो 100 जहरों को ठीक कर सकता है। लेकिन हम इतनी देर से खोज रहे हैं और कुछ भी नहीं मिला। क्या सच में यहां वैसा कोई लिंगजी है? जनजांशी ने सिर हिलाते हुए कहा। बॉस लिन, किसी समय किसी ने इस डार्क अबिस ग्रॉटो से उस तरह का स्पिरिचुअल प्लांट पाया था। यह बात हमारे द्वीप पर काफी लोगों को मालूम है। अगर किसी ने पहले पाया था तो क्या उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा, जैसे ये बताया हो कि वह स्पिरिचुअल प्लांट कहाँ उगता है या डार्क अबिस ग्रॉटो के किस हिस्से में है? लिन फेई ने पूछा। ये हमें इसकी जानकारी नहीं है, जानजांशी ने कुछ झिझकते हुए कहा। आखिरकार यह घटना 200 से भी ज्यादा साल पहले की है। उस समय के लोग अब जीवित नहीं हैं। मैंने सच में नहीं सोचा था कि डार्क अबिस ग्रॉटो इतना विशाल होगा। बिना किसी सुराग के यहां लिंगजी ढूंढना तो घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, बेबसी से कहा। क्योंकि डार्क अबिस ग्रॉटो द्वीप का एक निषिद्ध क्षेत्र है, ज्यादातर लोग इसके भीतर नहीं जाते, इसलिए हमारे पास सुराग बहुत सीमित है। अब मेरे बड़े भाई को बचाने का एकमात्र तरीका यही स्पिरिचुअल प्लांट है जो 100 जहरों को ठीक कर सकता है। कोई और रास्ता नहीं बचा। भले ही उम्मीद बहुत कम हो, फिर भी हमें जान जोखिम में डालकर इसे ढूंढना ही होगा। शांशी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इन लिजर्ड लोगों पर भरोसा करना बेकार है। मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। लिन फेई ने मन में सोचा और तेजी से यह विचार करने लगा कि उस स्पिरिचुअल प्लांट को जल्दी कैसे ढूंढा जाए। स्विश! अचानक हवा को चीरने की आवाज आई। कोई चीज लिनफे की बाईं ओर से तेजी से उड़ती हुई आई और सीधे उसके सिर की ओर बढ़ी। इस अचानक हुए हमले के सामने लिनफे का भाव पूरी तरह शांत रहा। जैसे ही वह अज्ञात वस्तु उस पर लगने वाली थी, उसने हल्का सा सिर झुका लिया। धड़ाम! वह वस्तु उसके कान के पास से निकलते हुए पास की चट्टान में गहराई तक धंस गई। दुश्मन का हमला! सब लोग सावधान रहो, जानशी और गाउचेन गरजे। लिजर्ड योद्धाओं ने तुरंत अपने हथियार कस लिए और पीठ से पीठ सटाकर घेरा बना लिया। आसपास तैर रहे फायरबॉल्स की रोशनी में लिनफे ने उस वस्तु को साफ देखा। वह एक गहरी काली स्केल थी, लगभग वैसी ही जैसी उन काले स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर्स पर होती है, जिन्हें वह पहले मार चुका था। लिनफे ने अपनी परसेप्शन फैलाई और पल भर में दूर अंधेरे में मौजूद दर्जनों साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस को पकड़ लिया। उनमें से सबसे शक्तिशाली की ताकत थर्ड ऑर्डर पीक स्तर की थी। ओह! मैं यहाँ 100 जहरों को ठीक करने वाली लिंगजी ढूंढने की सोच ही रहा था और तुम लोग खुद मेरे सामने आ गए। कितना बढ़िया है। लिनफे के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने जानशी और गाउचन से कहा, तुम लोग अपनी रक्षा खुद करना। आने वाले काले स्केल लिजर्ड्स को मैं संभाल लूंगा। ठीक है, बॉस लिन। सावधान रहिए, जनशी और गाउचन ने एक साथ कहा। लिनफे के चारों ओर मंडरा रहे 8 फायरबॉल्स तेजी से ऊपर उठे और पल भर में 2 मीटर व्यास वाले विशाल फायरबॉल्स में बदल गए। उनकी आग ने आसपास के बड़े क्षेत्र को रोशनी से भर दिया। लिनफे के नियंत्रण में 2 फायरबॉल्स सीधे उस दिशा में उड़ गए जहां उसने साइचिक फ्लक्चुएशंस महसूस की थी। अंधेरा छुंट गया। कुल 36 काले स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर्स अपनी असली आकृति में सामने आ गए। लिनफे ने जमीन पर जोर दिया और आगे की ओर झपट पड़ा। गर्ड्स, मैं सामने से आने वाले इस जमीनी प्राणी से निपटूंगा। तुम लोग समूहों में बढ़कर पीछे से हमला करो। थर्ड ऑर्डर पीक, ताकत वाले काले स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर ने अपनी जाति को आदेश दिया। गर्ड्स, अच्छा। थर्ड ऑर्डर मिडिल से लेकर हाई लेवल ताकत वाले 35 काले स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर्स अलग अलग फैल गए और जानशी तथा गाउचेन की टीमों को चारों ओर से घेरने लगे। रणनीति भले ही ठीक थी, लेकिन लिन फे कोई आसान शिकार नहीं था। उसके शरीर से रेशमी लपटें उभरी, जो जमीन पर उतरते ही बाईं और दाईं ओर तेजी से फैल गई। अगले ही पल वे भड़क उठी और 20 मीटर से भी ऊंची तथा 5-6 मीटर चौड़ी एक मोटी आग की दीवार बन गई। एक ऐसी दीवार जिसे पार करना नामुमकिन था। यह दीवार उन सभी काले स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर्स के रास्ते में खड़ी हो गई, जो लिजर्ड लोगों की ओर दौड़ रहे थे। इस दहकती आग की दीवार को देखकर जानशी और गाउचियन पर हमला करने जा रहे लिजर्ड मॉन्स्टर्स को मजबूरन रुकना पड़ा। उन्होंने लिनफे की ओर देखा, मानो वह उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका हो। मेरे पीछे आओ। पहले सामने मौजूद जमीनी प्राणियों को खत्म करते हैं। आग की दीवार के पीछे वाले प्राणियों को बाद में निपटा लेंगे। अपनी जाति को रोके जाते देख थर्ड ऑर्डर पीक ताकत वाले स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। आओ,
अपनी पूरी ताकत दिखाओ। मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास कोई दिलचस्प एबिलिटीज हैं या नहीं। लिन फेई ने चारों ओर से घिरे दर्जनों अजीब प्राणियों को देखते हुए मन ही मन मुस्कुराकर कहा, यह मानसिक शक्ति है। सामने वाला यह प्राणी थर्ड ऑर्डर पीक स्तर का है। इसे मत छोड़ना। पहले मुझे इसे परखने दो। उस पीक स्तर वाले काले स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर ने अपनी जाति से कहा। धमाका, धड़ाम, गर्ड्स। दहकती आग की वह दीवार न केवल काले स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर्स का रास्ता रोक रही थी, बल्कि जानशी और गाओ चैन की नजर से भी सामने चल रही भीषण लड़ाई को पूरी तरह ढक चुकी थी। आग की दीवार के पीछे क्या हो रहा था, यह न देख पाने के कारण जार्ड जानशी और चाओ गाओ केवल दीवार के उस पार से आती आवाजों के आधार पर ही अंदाजा लगा पा रहे थे कि लिन फे और काले स्केल लिजर्ड्स के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। यह युद्ध ज्यादा देर तक नहीं चला। 5 मिनट से भी कम समय में आग की दीवार के पीछे से आती सारी आवाजें शांत हो गईं। धप! एक आवाज के साथ दहकती आग की दीवार कुछ पल के लिए ऊपर उठी, फिर तेजी से बुझ गई और पूरी तरह गायब हो गई। जमीन पर बचे काले जले हुए निशान और हवा में तैरती गर्मी ही ये बता रही थी कि कुछ ही देर पहले यहां एक भयानक आग की दीवार मौजूद थी। जानशी, गाउचियन और बाकी लिजर्ड योद्धाओं ने दूर की ओर देखा, और जो दृश्य सामने था उसने उन्हें सन्न कर दिया। जो काले स्केल लिजर्ड मॉन्स्टर्स कुछ समय पहले तक जिंदा और बेहद उग्र थे, वे लगभग सभी मारे जा चुके थे। केवल एक ही जीव बचा था, थर्ड ऑर्डर पीक ताकत वाला वह काला स्केल लिजर्ड एलियन बीस्ट, जिसे लिन फेई ने एक विशाल बर्फीले भाले से जमीन पर कील की तरह जड़ दिया था। यह बॉस लिन बहुत ज्यादा ताकतवर है। लिन फेई के इस कारनामे ने जानशी और चाओ गाउचियन की समझ को एक बार फिर पूरी तरह हिला दिया। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अगर डार्क अबिस ग्रोटो से निकलकर यही एलियन बीस्ट्स किसी भी जमीनी लिजर्ड जनजाति पर हमला कर देते, तो वह जनजाति तबाही से नहीं बच पाती। यहां तक कि कुछ सिटी लेवल शक्तियों को भी ऐसे झुंड का सामना करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन लिन फेई ने सबके सामने अकेले दम पर 5 मिनट से भी कम समय में इस पूरे शक्तिशाली झुंड को मिटा दिया। यह थर्ड ऑर्डर पिनिकल जैसी कोई साधारण मौजूदगी नहीं है। इसे इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। जनशी और गाउचियन ने एक दूसरे की ओर देखा, और यही विचार दोनों के मन में एक साथ उभरा। गर्ड्स, घृणित जमीनी प्राणी। थर्ड ऑर्डर पीक वाला काला स्केल लिजर्ड एलियन बीस्ट, जो बर्फ के विशाल भाले से जमीन में जड़ा हुआ था, लिन फेई को घूरते हुए गुस्से में गर्जा। लिन फेई शांत भाव से उसके सामने खड़ा रहा, उसके शांत होने का इंतजार करता हुआ। कुछ ही देर में काले स्केल लिजर्ड ने लिन फेई से नजर हटाई। उसके शरीर से लगातार बहता खून उसे यह याद दिला रहा था कि अगर यही हाल रहा तो ज्यादा खून बहने से उसकी मौत तय है। जिंदा रहने की तीव्र इच्छा ने उसे उस बर्फीले भाले को तोड़ने पर मजबूर किया जो उसके शरीर को भेदे हुए था, लेकिन सामने खड़ा लिन फेई उसकी हर उम्मीद पर पानी फेर रहा था। लिन फेई के सामने चार और बर्फीले भालेंजी हुए। स्विश स्विश। कुछ ही पलों में उन्होंने काले स्केल लिजर्ड के हिलते हुए अंगों को एक एक कर जमीन से जड़ दिया। अब उसकी पूंछ के अलावा शरीर का कोई भी हिस्सा हिल नहीं सकता था। गर्ड्स, मुझे मार दो, जमीनी प्राणी। दर्द से कराहता हुआ काला स्केल लिजर्ड एलियन बीस्ट लिन फेई पर दहाड़ा। जानशी और चाओ के पास आकर उस प्राणी को देखने लगे जो बर्फीले भालों से जमीन पर कैद था। उससे निकलती मानसिक शक्ति और बेहद प्रबल स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस को महसूस कर दोनों के चेहरे पर अनायास ही भय और विस्मय उभर आया। इतनी जबरदस्त ताकत, टियर 3 पिनिकल, जिसे वे आमतौर पर दूर से ही नमन करते थे, आज इतनी दयनीय हालत में पड़ा था। शांत रहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लिन फेई ने काले स्केल लिजर्ड से कहा। गर्ड्स? उसने दर्द सहते हुए गहरी आवाज में गुर्राया और लिन फेई को घूरने लगा। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें जिंदा निकलने का रास्ता दे सकता हूं, लिन फेई ने शांत और सौम्य स्वर में कहा। किसी भी समझदार जीव के लिए जीवन की चाह स्वाभाविक होती है। तुम क्या कहना चाहते हो? काला स्केल लिजर्ड संदेह से लिन फेई को देखने लगा। तुम मेरे लिए बहुत अहम नहीं हो, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लिन फेई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कुछ पल सोचने के बाद काले स्केल लिजर्ड ने पूछा, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं एक ऐसे स्पिरिचुअल प्लांट की तलाश में हूं जो 100 जहरों को ठीक कर सके। मुझे पता है कि ऐसा प्लांट डार्क अबिस ग्रोटो के भीतर कहीं उगता है।
क्या तुम्हें मालूम है कि मैं जिस प्लांट की बात कर रहा हूं वहां कहां है? ये सुनते ही जानशी और बाकी लिजर्ड लोगों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। साथ ही उनके दिलों में हल्की बेचैनी भी थी। काले स्केल लिजर्ड ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, डार्क अबिस ग्रॉटो में सच में एक तरह का स्पिरिचुअल प्लांट उगता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह वही है या नहीं जो 100 जहरों को ठीक कर सकता है। भले ही अभी यह साफ न था कि वही लिंगजी उसका लक्ष्य है या नहीं, लेकिन पहले की तुलना में, जब सब कुछ घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, यह परिणाम कहीं बेहतर था। बॉस लिन, ये जो लिंगजी ये काला स्केल लिजर्ड बता रहा है, वही होना चाहिए जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जनजंशी ने उत्साह से कहा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? लिनफे ने हैरानी से पूछा। क्योंकि डार्क एबिस ग्रॉटो का माहौल किसी और स्पिरिचुअल प्लांट के लिए उपयुक्त नहीं है, सिवाय उस प्लांट के जो 100 जहरों को ठीक कर सकता है, जनशी ने उत्तर दिया। तो बात ऐसी है, इतने समय की मेहनत के बाद अब यह मामला आखिरकार सुलझने वाला है, लिनफे ने मन ही मन सोचा। फिर उसने काले स्केल लिजर्ड से कहा, हमें उस स्पिरिचुअल प्लांट तक ले चलो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं इस हालत में हूं, ऐसे में रास्ता कैसे दिखाऊं? काले स्केल लिजर्ड ने कमजोर आवाज में कहा। लिनफे ने उसके शरीर में धंसे 5 बर्फीले भालों की ओर देखा। उसने हाथ उठाया और इशारा किया। धम! पांचों भाले एक साथ बर्फ के टुकड़ों में बदल गए। इसके बाद लिनफे आगे बढ़ा, बायां हाथ काले स्केल लिजर्ड के शरीर पर रखा और लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी से उसका साधारण उपचार किया। गरम सफेद रोशनी ने उसके शरीर को ढक लिया। केवल 10 सेकंड में ही उसके ज्यादातर घाव काफी हद तक भर गए। लिनफे का इरादा उसे पूरी तरह ठीक करने का नहीं था। उसे लगा कि इतना काफी है और उसने लाइट ऑफ लाइफ एबिलिटी रोक दी। अपने शरीर में आए बदलाव को महसूस कर काला स्केल लिजर्ड एलियन बीस्ट स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने खड़े इस जमीनी प्राणी के पास ऐसी एबिलिटी भी होगी। खड़े मत रहो, जल्दी हमें रास्ता दिखाओ। काम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहने वाले लिनफे ने उसे टोका। ओह, ठीक है। काले स्केल लिजर्ड ने जल्दी से सिर हिलाया। जब वह मुड़ा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक क्षण भर के लिए सी। फिर उसने एक दिशा चुनी और लिनफे वो बाकी लोगों को अपने पीछे चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़ने लगा। काला स्केल लिजर्ड एलियन बीस्ट लिनफे और बाकी लोगों के आगे आगे स्थिर कदमों से रास्ता दिखा रहा था। इस स्थानीय निवासी के मार्गदर्शन में लिनफे और उसके साथियों को बेकार के कई चक्कर लगाने से बचना पड़ा। इस घने अंधेरे गुफा जगत में वे लगभग आधे घंटे तक आगे बढ़ते रहे। रास्ते में कई संकरे मार्ग और कब्रों जैसे विशाल विशाल खाली स्थान पार किए। पता नहीं क्यों, जब से काला स्केल लिजर्ड एलियन बीस्ट उन्हें रास्ता दिखा रहा था, तब से अंधेरे में छिपे वे दूसरे एलियन बीस्ट्स दोबारा हमला करने नहीं आए। यही है, जिस स्पिरिचुअल प्लांट की तुम तलाश कर रहे हो, वह यहीं मौजूद है। काले स्केल लिजर्ड ने रुककर सामने की ओर इशारा किया। लिनफे ने हल्की सी हूं की आवाज निकाली और उससे कहा, तुम आगे चलकर हमारे लिए रास्ता साफ करते रहो। इसकी जरूरत नहीं है। काला स्केल लिजर्ड तुरंत बोला। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, लिंगजी सच में अंदर है। अब मुझे जाने दो। उसके इस व्यवहार से साफ महसूस हो रहा था कि वह आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हालांकि वह आगे नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि उसकी मर्जी चलने वाली नहीं थी। आगे बढ़ो और हमारे लिए रास्ता साफ करो, लिनफे ने दोबारा कहा। ये काला स्केल लिजर्ड घबरा गया। वह फिर से खुद को छोड़ देने की गुहार लगाने ही वाला था कि उसकी नजर लिनफे की ठंडी और उदासीन आंखों से जा टकराई। उसी पल उसका पूरा शरीर सिहर उठा। इसके बाद वह बिना कोई बहाना बनाए चुपचाप आगे बढ़ गया और लिनफे तथा बाकी लोगों के लिए रास्ता दिखाने लगा। धम, टक, भारी और हल्के कदमों की आवाजें उस विशाल मार्ग में गूंजने लगीं। जिस मार्ग से वे स्पिरिचुअल प्लांट की ओर जा रहे थे, वह उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा निकला। पहले जिन मार्गों को पार करने में 5-6 मिनट लगते थे, यह वाला मार्ग 10 मिनट में भी खत्म नहीं हुआ। जब लिनफे और लिजर्ड लोग सोचने लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, तभी सामने अचानक तेज रोशनी दिखाई दी। वह सफेद रोशनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जमीन के ऊपर दिन के समय होती है। काला स्केल लिजर्ड, लिनफे और बाकी लिजर्ड लोग उस मार्ग से बाहर निकले और रोशनी से भरे इस विशाल स्थान में प्रवेश कर गए। यह स्थान डार्क अबिस ग्रॉटो में प्रवेश के बाद अब तक का सबसे बड़ा क्षेत्र था, लगभग एक फुटबॉल मैदान के बराबर।
चाओ गाओचियान ने सिर उठाकर लगभग 30 मीटर ऊंची छत की ओर देखा। उसने चट्टानी दीवारों में जड़े चमकते पत्थरों को ध्यान से देखा और अचानक चौंक कर बोला, यह तो लूमिनस स्टोन है। इतनी बड़ी संख्या में सक्रिय लूमिनस स्टोन्स यहां कैसे जड़ी हुई हैं? जबकि कहा जाता है कि काले स्केल लिजर्ड्स लूमिनस स्टोन्स खाना बेहद पसंद करते हैं। यही तो उनका प्रिय भोजन है। लिनफे और बाकी लिजर्ड लोग इस दृश्य से बेहद उलझन में थे। लिनफे कुछ पूछने ही वाला था कि काले स्केल लिजर्ड ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस लिंगजी को तुम ढूंढ रहे हो वह वहां है। सबने उसकी उंगली की दिशा में देखा। कुछ दर्जन मीटर दूर लगभग 1 मीटर ऊंचे पौधों का एक बड़ा समूह उगा हुआ था। जानशी और चाओ गाउतियन जैसे लिजर्ड लोग उत्साह से भर उठे और तेजी से उस ओर दौड़ पड़े। लिनफे आगे नहीं बढ़ा। वह वहीं खड़ा रहा, चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर अपने पास खड़े काले स्केल लिजर्ड की ओर देखकर बोला, साफ साफ बताओ, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। काला स्केल लिजर्ड घबरा गया और तुरंत इनकार कर दिया। लिनफे ने दाहिना हाथ उठाया। उसकी हथेली में जलती हुई लपटें भड़क उठीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर सच सच बता दिया तो मैं अभी तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना यही तुम्हारा अंतिम ठिकाना होगा। खतरे की तीखी घंटी काले स्केल लिजर्ड के दिल में बज उठी। उस पर गहरा संकट छा गया। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और लिनफे से रहम की भीख मांगने लगा। मैंने सच में कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारी हर शर्त के मुताबिक मैंने रास्ता दिखाया है। अब लिंगजी भी मिल गई है। मुझे जाने दो। क्या सच में मैं गलत था? लिनफे ने जमीन पर पड़े कांपते हुए काले स्केल लिजर्ड को देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चिल्लाना बंद करो। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। जाओ, अभी यहां से निकल जाओ। धन्यवाद धन्यवाद, मैं चला जाता हूं। काला स्केल लिजर्ड ये सुनते ही तेजी से मुड़ा और मार्ग की ओर दौड़ पड़ा। मार्ग में प्रवेश करते समय वह पल भर के लिए रुका, पीछे मुड़कर लिनफे और लिजर्ड लोगों को देखा और मन ही मन कड़वाहट से बुदबुदाया, घृणित जमीनी प्राणी, मरते दम तक भी मुझे नहीं पता चलेगा कि आगे चलकर तुम कितनी भयानक निराशा झेलोगे। डार्क अबिस ग्रॉटो के अन्य अंधेरे इलाकों की तुलना में यहाँ की चट्टानी जमीन पर काई कम थी और दुर्लभ रूप से घास के छोटे छोटे टुकड़े उगे हुए थे। हालांकि ये घास बाहर की दुनिया की घास भूमि से तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन इस कठोर वातावरण में यह किसी खजाने से कम नहीं थी। काले स्केल लिजर्ड द्वारा बताई गई स्पिरिचुअल प्लांट ठीक इसी घास के बीचों बीच घनी मात्रा में उग रही थी। ये लगभग 1 मीटर ऊंची लिंगजी छोटे आकार के देवदार जैसे दिखते थे। इनके शीर्ष पर कबूतर के अंडे के बराबर लाल फल लगे थे, जो छोटे टमाटर जैसे प्रतीत हो रहे थे। लिंगजी स्वभाव से ही साइकिक एनर्जी को इकट्ठा करने और उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जब जानशी और चाओ गाओचियन इन स्पिरिचुअल प्लांट्स के पास पहुंचे, तो उन्होंने साफ महसूस किया कि आसपास की हवा में साइकिक एनर्जी की सघनता बदल गई है। यहाँ की हवा में साइकिक एनर्जी की मात्रा बाहर की तुलना में कहीं ज्यादा है, एक लिजर्ड योद्धा बोला। बिल्कुल, दूसरे ने सहमति जताई। ये डार्क अबिस ग्रॉटो जमीन के नीचे है और यहां कोई नहीं आता। ये स्पिरिचुअल प्लांट्स बिना किसी बाधा के लंबे समय से साइकिक एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं। इतने लंबे समय में आसपास की ऊर्जा कम कैसे हो सकती है? इन स्पिरिचुअल प्लांट्स के फल 100 जहरों को ठीक कर सकते हैं। सब मिलकर इन्हें इकट्ठा करो, जानशी ने आदेश दिया। दूसरे चाचा, क्या हम कुछ लिंगजी खोदकर जायंट रॉक सिटी ले जाकर वहां लगाने की कोशिश करें? चाओ गाउचन की आंखों में लालच की चमक थी। आखिरकार जहर को निष्क्रिय करने वाली लिंगजी कहीं भी बेहद दुर्लभ होती है। यह शायद संभव न हो, जनशी ने थोड़ी झिझक के बाद कहा। इस तरह के स्पेशल एनवायरनमेंट में उगने वाले स्पिरिचुअल प्लांट्स जैसे ही अपने मूल स्थान से हटाए जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं। फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए, गाउचन बोला। अगर सफल हो गए तो यह जायंट रॉक सिटी के लिए बहुत बड़ी संपत्ति होगी। जानशी भी प्रभावित हो गया। उसने हल्की हूं की आवाज निकाली और अपने अधीनस्थों को जमीन से एक लिंगजी खोदने का आदेश दिया। उफ, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अभी अभी जमीन से निकाली गई लिंगजी को देखते हुए उसने धीमे स्वर में बुदबुदाया। ताबूत का खुलना। गाउचियन जैसे लेजर्डमैन योद्धा जमीन से अभी अभी निकाले गए लिंगजी को देख ही रहे थे कि उनकी आंखों के सामने सामने उनमें बदलाव शुरू हो गया। 1 मिनट से भी कम समय में वे पूरी तरह मुरझा गए, मानो उनकी सारी जीवन शक्ति अचानक खत्म हो गई हो।
ये दृश्य देखकर सभी के चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी। ठीक है, जनजनशी ने चाओ गाउचियन और अपने अधीनस्थों से कहा, अब सिर्फ फल तोड़ो, स्पिरिचुअल प्लांट को खोदने की कोशिश मत करना। कुछ ही देर में लिजर्डमैन ने काफी फल इकट्ठा कर लिए। जमीन की घास से बुने गए दो जालों को देखकर सभी के चेहरों पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। माय लॉर्ड, यंग सिटी लॉर्ड, इधर देखिए, यहां एक सार्कोफेगस है। एक लिजर्डमैन योद्धा ने थोड़ी दूरी पर खड़े जान जैनशी और चाओ गाउचिन को आवाज दी। ये सुनते ही सभी उस दिशा में बढ़ गए। जहां सार्कोफागस मिला था वह जगह स्पिरिचुअल प्लांट के क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं थी। वहां एक बड़ा सा गड्ढा था, करीब 2 मीटर गहरा और लगभग 100 वर्ग मीटर में फैला हुआ। गड्ढे के बीचों बीच एक विशाल सार्कोफेगस रखा था, जिसकी लंबाई करीब 2.5 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर थी। जानजनशी जैसे ही वहां पहुंचा और सार्कोफेगस को देखा, उसका दिल धक से रह गया। उसके आसपास बिखरी सफेद हड्डियों पर नजर पड़ते ही उसके मन में बुरे बुरे ख्याल उमड़ आए। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह शांत लेकिन जल्दबाजी भरी आवाज में बोला, हम जो लेने आए थे वो मिल चुका है, अब चलो, यहां ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं। ग्याओचेन ने सिर हिलाया और पीछे हटने की घोषणा करने ही वाला था कि अचानक गड्ढे के भीतर से एक भारी और कर्कश आवाज गूंज उठी। कितनी हिम्मत है तुम लोगों की, मेरी जगह पर आकर चोरी करने की। सच में तुम्हें जिंदगी और मौत का फर्क ही नहीं पता। यह आवाज गले से नहीं निकली थी। यह तीसरे लेवल की चरम सीमा से भी ऊपर की मेंटल पावर द्वारा सीधे दिमाग में पहुंचाई गई थी। रीढ़ की हड्डी से ठंडक उठी और सीधे सिर तक दौड़ गई। गाउचेन ने गला सूखता हुआ निगल लिया और चारों ओर देखा। उसके अंकल का चेहरा गंभीर था, लेकिन घबराहट नहीं थी। जनजनशी ने गाउचेन का बदला हुआ चेहरा देखा और पूछा, गाउचेन, क्या हुआ? मैंने नीचे उस सार्कोफागस से किसी को मेंटल पावर से मुझसे बात करते सुना। चाओ गाउचेन ने दांत भींचते हुए शब्द शब्द करके कहा। क्या? यह सुनते ही सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। लाइजर्डमैन के सिर जैसे सुन्न हो गए। जानजानशी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने भारी आवाज में जल्दी से कहा, सब लोग हटो, सार्कोफागस से दूर रहो और सीधे बॉस लिन के पास चलो। इस पल सभी लाइजर्डमैन के भीतर सिर्फ एक ही भावना थी, जिंदा बचने की। बिना कोई सवाल किए वे तेजी से लिनफे की ओर बढ़ने लगे, जो दूर पैसेज के सामने खड़ा था। तभी पीछे से एक खुरदुरी, भारी रगड़ने की आवाज आई। वह सार्कोफेगस के ढक्कन के खिसकने की आवाज थी। जैसे ही ढक्कन हटा, जान जानशी और चाओ गाओचियन ने एक बेहद भयानक साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस किया। ऐसी ताकत जो तीसरे लेवल की चरम सीमा से बिल्कुल अलग स्तर की थी। अचानक खतरे का दबाव इतना बढ़ गया कि ऊपर जड़े लूमिनस स्टोन तक फीके पड़ गए। भागते हुए लाइजर्डमैन वहीं जड़ हो गए। वे रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन उस भयानक साइकिक एनर्जी के घेरे में उनका खून जैसे जम गया था, मानो बर्फीली ठंड में पूरा शरीर जकड़ गया हो। यह लोगों की हरकतों को कैद करने वाली एबिलिटी है। सबके मन में एक ही बात गूंज रही थी, धड़ाम। उसी पल जमीन हिली। दूर दूर तक जमीन फटने लगी और सफेद हड्डियों के ढेर बाहर निकल आए। मिट्टी जाड़ते हुए वॉरियर्स खड़े हो गए और एक एक करके इन बिन बुलाए मेहमानों की ओर देखने लगे। यह दृश्य इतना डरावना था कि दिल दहल जाए। अनगिनत लड़ाइयां देखने वाले लाइजर्ड मैन भी इस भय से की आंखें फैल गईं। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। हाथ में पकड़ी स्पिरिचुअल वेपन और लंबी तलवार चमक रही, जैसे वार करना चाहती हो, लेकिन अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा था। चाओ गाउचन का शरीर रोशनी से चमक उठा। उसके चेहरे की नसें उभर आईं, दांत भींचे हुए थे। वह पूरी ताकत से उस बंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तीसरे लेवल के हाई एंड वॉरियर के लिए भी यह नामुमकिन था। उसी समय पीछे सार्कोफेगस से एक सूखा सा हाथ बाहर निकला और किनारे को पकड़ लिया। अंदर से एक मम्मी उठ खड़ी हुई, काले कपड़े की पट्टियों में लिपटी हुई। वह ब्लू स्टार की मम्मी से अलग रही थी, ज्यादा ताजा। उसके चेहरे की त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी। नाक गायब थी, सिर्फ 2 छेद बचे थे। आंखें अब भी मौजूद थीं, मगर सूखी और निर्जीव। लिजर्डमैन, मम्मी ने मेंटल पावर से कहा, करीब 200 साल हो गए जमीन पर किसी जिंदा जीव को देखे हुए। ताबूत से निकलते ही उसकी मानसिक शक्ति और भी भयानक हो गई। आक्रामकता साफ महसूस हो रही थी। जन जानशी और चाओ गाओतियन को ऐसा लगा जैसे उनके सिर में लोहे की कीलें ठोक दी गई हों। दर्द इतना तेज था कि बेहोश होना तय सा लग रहा था। यह प्राणी निश्चित रूप से चौथे लेवल का है। दोनों की खोपड़ी में छंछनाहट दौड़ गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कदमों की आवाज गूंजी।
मम्मी सार्कोफेगस से बाहर आकर धीरे धीरे सबकी ओर बढ़ने लगी। आह! जानशी की तलवार थरथरा रही थी, लेकिन वह एक कदम भी नहीं हिला सका। गाउचेन की आंखें बाहर को उभर आई। चेहरे और माथे की नसें फटने को थी, मगर फिर भी वह उस अदृश्य दबाव को तोड़ नहीं पाया। चप चप कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। लिजर्डमैन का डर बढ़ता जा रहा था। 200 साल बाद इतने सारे जिंदा जीव, मम्मी ने कहा। आज देखूं सबसे पहले किसे खाया जाए। उसकी नजरें छिपी नहीं थी, सीधे वैसे जैसे कसाई की दुकान में लगता मांस। नहीं, ये मुझे देख रहा है। गाउचिन का दिल बैठ गया, चेहरा सफेद पड़ गया। तीसरे लेवल का हाई एंड। हम वही, मम्मी ने कहा और हाथ उठाकर गौचिन की ओर इशारा किया। उसी पल जमीन से निकले स्केलेटन वॉरियर्स गाउचन की ओर बढ़ने लगे। नहीं, अपने भतीजे की ओर स्केलेटन वॉरियर्स को बढ़ते देख जनजांशी का गुस्सा फट पड़ने को हो गया। उसने पूरी ताकत से अपनी साइकिक एनर्जी को विस्फोटित करने की कोशिश की, लेकिन चेहरा लाल पड़ जाने के बावजूद कोई असर नहीं हुआ। जब स्केलेटन वॉरियर्स ने हाथ बढ़ाए और गाउशन को छूने ही वाले थे, तभी कुछ तेज सीटी जैसी आवाजें गूंजी। ये आइस कोन थे। कई आइस कोन सीधे स्केलेटन वॉरियर्स पर गिरे। जोरदार धमाकों के साथ वे हड्डियां चारों ओर बिखर गई। काले कपड़े में लिपटी मम्मी ने यह दृश्य देखा, मगर नाराज होने के बजाय दूर खड़े उस व्यक्ति की ओर दिलचस्पी से देखने लगी जिसने उसकी योजना बिगाड़ दी थी। मिस्टर गौचेन, आज गिनती करें तो यह तीसरी बार है जब मैंने आपको बचाया है। लिनफे मुस्कुराते हुए उनकी ओर चलते हुए बोला। जनजनशी और चाओ गाउचियन ने लिनफे को आते देख राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उन्हें पीछे खड़े उस असामान्य रूप से शक्तिशाली दुश्मन का ख्याल आया और दिल फिर से कस गया। क्लिक। लिनफे के आइसकोन से बिखरी स्केलेटन वॉरियर्स की हड्डियों में चमक उठी और वे अपने आप जुड़ने लगीं। पल भर में फिर से पहले जैसी बन गई। दिलचस्प, लिनफे ने मन ही मन कहा। फिर जानजानशी जैसे लिजर्डमैन से बोला, तुम सब दूर हट जाओ। इस बार का दुश्मन साधारण नहीं है। हूं, अगर जाना चाहते हो तो नामुमकिन है। इसे मुझ पर छोड़ दो। काले कपड़े में लिपटी मम्मी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा और अपनी शक्ति से लिनफे को कैद करने की कोशिश की। उसकी सूखी आंखों में तेज चमक उभरी। एक अदृश्य बंधन लिनफे के सामने प्रकट हुआ और पल भर में उसके शरीर को जकड़ लिया। काफी शक्तिशाली इम्प्रिजनमेंट एबिलिटी है, लिनफे ने शरीर में बदलाव महसूस करते हुए कहा। उसने अपने भीतर की साइकिक एनर्जी को सक्रिय किया। अंदर से बाहर की ओर ओरा फूटा और उसके पूरे शरीर पर हल्की सुनहरी रोशनी की परत चढ़ गई। कड़क, चटाक, धड़ाम। जैसे ही लिनफे ने जरा सा हिलने की कोशिश की, कांच टूटने जैसी आवाज गूंज उठी। तुम्हारी ताकत अच्छी है, मेरी इम्प्रिजनमेंट एबिलिटी को जबरदस्ती तोड़ सकते हो, मम्मी ने तारीफ करते हुए कहा और उसकी आंखों की चमक और तीखी हो गई। उसने अपनी क्षमता को और मजबूत किया। पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली अदृश्य बंधन लिनफे की ओर लपका। लिनफे की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। वह उन अदृश्य शैकल्स को देख नहीं सकता था, लेकिन उनसे निकलती साइकिक एनर्जी की लहरों को साफ महसूस कर पा रहा था। जानशी और चाउचेन ने देखा कि लिनफे ने दाहिना हाथ उठाया, उंगलियां समेटी और मुट्ठी बनाकर आगे प्रहार किया। धड़ाम, कांच टूटने जैसी आवाज फिर गूंजी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज। चारों ओर तेज हवा का झोंका फैल गया। मम्मी ने देखा कि उसकी और भी मजबूत की गई एबिलिटी को लिनफे ने फिर तोड़ दिया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और आंखों में ठंडा क्रोध उमड़ आया। लिनफे ने हाथ घुमाया। साइकिक पावर से बनी विशाल हथेली प्रकट हुई, जिसने मम्मी द्वारा कैद किए गए लेजर्डमैन को पकड़कर कई दर्जन मीटर पीछे सुरक्षित जगह पर रख दिया। थप थप, लाइजर्डमैन के जमीन पर गिरने की आवाजें आईं। उसके बाद उनके शरीर फिर से आजाद हो गए। हम हम हिल सकते हैं, एक लाइजर्डमैन योद्धा ने हैरानी से कहा। अगर हम यहां रुके तो सिर्फ रुकावट बनेंगे। बॉस लिन के कहे मुताबिक तुरंत निकलो, जनशी ने आदेश दिया। लिनफे द्वारा बचाए गए लाइजर्डमैन तेजी से पैसेज के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन लाइजर्डमैन को भागने मत देना। जाओ, उन्हें पकड़ो, मम्मी ने स्केलेटन वॉरियर्स को आदेश दिया। क्लिक क्लिक, स्केलेटन वॉरियर्स के जबड़े आपस में टकराए, मानो वे जवाब दे रहे हों। उनके शरीर पर ऑरा फैल गई। जो साइकिक एनर्जी पहले दूसरे लेवल की शुरुआती अवस्था में थी, वह कुछ ही सेकंड में बढ़ते बढ़ते तीसरे लेवल तक पहुंच गई। ये सशक्त स्केलेटन वॉरियर्स जैसे ही कुछ दर्जन मीटर दौड़े, सामने से एक आकृति उन पर टूट पड़ी।
लिनफे ने सबसे आगे दौड़ रहे तीसरे लेवल के हाई एंड साइकिक एनर्जी वाले स्केलेटन वॉरियर पर सीधा मुक्का मारा। धड़ाम! जोरदार धमाके के साथ वह स्केलेटन वॉरियर बिखर गया। उसकी लगभग एक तिहाई हड्डियां सीधे चूर चूर हो गई। अब ये पाउडर बन चुका है, दोबारा जुड़ ही नहीं सकता। लिनफे ने ओरा से ढकी मुट्ठी समेटते हुए जमीन पर बिखरी हड्डियों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बात सच साबित हुई। चूर हो चुके हिस्से दोबारा नहीं जुड़ सके। उस स्केलेटन वॉरियर की साइकिक एनर्जी पूरी तरह गायब हो गई और वह साधारण हड्डियों का ढेर बन गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! लिनफे ने फिर हमला किया। महज 5 सेकंड में लाइजर्डमैन का पीछा करने वाले 3 और स्केलेटन वॉरियर्स उसके हाथों ढेर हो गए। अपने साथियों को गिरते देख बाकी स्केलेटन वॉरियर्स रुक गए और उन्होंने पीछा छोड़ दिया। क्लिक क्लिक उनके जबड़े फिर टकराए, मानो वे मदद मांग रहे हों, मौत को दावत दे रहे हो। अचानक लिनफे के पीछे से गहरी आवाज गूंजी। काले कपड़े में लिपटी मम्मी न जाने कब उसके पीछे आ खड़ी हुई थी। उसने लोहे जैसे पंजों वाले हाथ उठाए और लिनफे की पीठ पर जोरदार वार किया। धड़ाम! मम्मी के हाथ लिनफे की पीठ से 5 सेंटीमीटर पहले ही रुक गए। ये माइंड पावर से बना बैरियर है, मम्मी ने तुरंत समझ लिया। उसके पास लड़ाई का गहरा अनुभव था। लिनफे ने शरीर को बाईं ओर मोड़ा, कमर से ताकत लगाई, दाहिना पैर उठाया और पीछे की ओर जोरदार गोल किक मारी। मम्मी के सूखे हाथों पर तीव्र ओरा चमक उठा। उसने नीचे के अंगों में ताकत भरकर लिनफे की किक को रोका। धड़ाम! लिनफे का पैर मम्मी के हाथों से टकराया। भारी शक्ति हाथों से होती हुई पैरों तक पहुंची और मम्मी के पैर सख्त चट्टानी जमीन में धंसने लगे। हूं! मम्मी के भूरे धूसर मुंह से गाढ़ी काली गैस निकली। आसपास का तापमान तेजी से गिरने लगा। उसी को केंद्र मानकर चारों ओर पाला जमने लगा। चढ़ चढ़की जमीन बर्फ की परत से ढकने लगी। ग्रार! मम्मी ने दहाड़ लगाई। उसके शरीर की साइकिक एनर्जी भड़क उठी। वह अपनी पूरी शक्ति झोंकने वाला था। दूर पैसेज के प्रवेश से करीब 10 मीटर पहले लिन फेई के निर्देशों का पालन कर रहे लिजर्डमैन रुके और हैरानी से उस मम्मी को देखने लगे जिसे लिन फेई अकेले रोके हुए था। इस साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशन की तीव्रता बहुत ज्यादा है। यहां तक कि चौथे लेवल की शुरुआती अवस्था वाले शक्तिशाली योद्धा में भी इतनी भयानक ऊर्जा नहीं होती, जनजांशी ने बुदबुदाते हुए कहा, जिसे वर्षों पहले अपने बड़े भाई के साथ चौथे लेवल के एक्सपर्ट को लड़ते देखने का सौभाग्य मिला था। लिनफे की घुमावदार किक को रोकने के बाद मम्मी ने अपने बाएं हाथ से लिनफे का दाहिना पैर पकड़ लिया। जोर से उसे पीछे खींचते हुए उसने दूसरे हाथ से लिनफे की छाती पर जबरदस्त प्रहार किया। धड़ाम! फिर भी यह हमला लिनफे के सामने बनी थॉट पावर बैरियर को तोड़ नहीं पाया। मम्मी की आंखों में सुनहरी चमक उभरी। उसकी हथेली अचानक मुट्ठी में बदल गई। छेदने वाला वार सीधे घूंसे में बदल गया। धड़ाम! थॉट पावर बैरियर इस वार के नीचे टूट गई। कान फाड़ देने वाले सोनिक बूम के बीच लिनफे झटका खाकर उड़ता हुआ दूर जा गिरा। हवा में ठहरते हुए लिनफे ने नीचे खड़ी मम्मी को शांत नजर से देखा और मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने 2 परतों की बैरियर खड़ी कर रखी थी, नहीं तो अभी काफी बेइज्जती होती। ग्रार! मम्मी ने अपना मुंह फाड़ा। वह किसी अंतहीन गहरे वोर्टेक्स में बदल गया। इस पूरे स्थान की साइकिक एनर्जी उस वोर्टेक्स में खिंचने लगी और टोर्नेडो बनकर उसके मुंह में समा गई। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन होगी? लिनफे ने ठुड्डी छूते हुए बदलते दृश्य को देखा। भारी मात्रा में साइकिक करने के बाद मम्मी का शरीर फैलने लगा। उसके काले नाखून लंबे हो गए। सिकुड़ा हुआ मांस रक्त फूल उठा। उसके मुंह से निकली काली धुंध हवा में लहराई, फिर शू की आवाज के साथ वापस लौटकर पूरे शरीर को लपेट गई। अगले ही क्षण वह काली धुंध ठोस हो गई, चमकदार काले धातु का आर्मर बनकर मम्मी के पूरे शरीर पर चढ़ गई। जो मम्मी पहले लगभग 2 मीटर ऊंची थी, वह अब 3 मीटर ऊंचा विशाल दैत्य बन चुकी थी। परिवर्तित मम्मी ने जमीन पर खड़े होकर हवा में तैरते लिनफे की ओर देखा और भारी आवाज में बोली, इन सैकड़ों सालों में तुम पहले ग्राउंड क्रीचर हो जिसने मुझे ये आर्मर पहनने पर मजबूर किया है। 4th लेवल हाई स्टेज। लिनफे ने अपनी जानकारी के आधार पर पहचान की। वाकई इस लेजर्ड आइलैंड पर इतने लेवल का प्राणी मिल जाएगा, यह सोचा नहीं था। परिवर्तन के बाद के स्वरूप को देखकर लिनफे इस नतीजे पर पहुंचा कि यह प्राणी मरने से पहले कभी एक लिजर्डमैन रहा होगा। मम्मी ने लिनफे की ओर हाथ उठाया। उसके काले आर्मर में चमक दौड़ी और हवा से कई आइस ब्लेड प्रकट हुए जो तेजी से लिनफे की ओर दागे गए। शू शू!
हवा में लिनफे की आकृति हिली। आइस ब्लेड से बचते हुए उसके शरीर से साइकिक एनर्जी का दबाव अचानक बढ़ गया। हल्की सुनहरी तरंग फटी और वह मीटियोर की तरह नीचे आ गिरा। धड़ाम! लिनफे और मम्मी की हथेलियां आमने सामने टकराईं। उनके पैरों के नीचे की सख्त जमीन टूटने लगी। खिर खिर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैलने लगी। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ कई दर्जन मीटर के क्षेत्र में जमीन पूरी तरह ढह गई। लिनफे और मम्मी दोनों साथ गिरे। मम्मी ने हेड हैमर से लिनफे के माथे पर वार किया, लेकिन वह फिर से थॉट पावर बैरियर से टकराकर रुक गया। धड़ 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 मम्मी ने जोर लगाकर एक के बाद एक 6-7 थॉट पावर बैरियर्स तोड़ डाली। उसकी आक्रमण गति बेहद तेज थी, लेकिन लिनफे की बैरियर बनाने की रफ्तार हर बार उसके अगले वार से पहले पूरी हो जाती थी। यह तो सच में आयरन मॉन्स्टर है, लिनफे ने हल्की हंसी के साथ सोचा। फिर दोनों हाथ पीछे खींचकर जोरदार पलटवार किया। धड़ाम! धड़ाम! लिनफे के दोनों घूंसे से आफ्टर इमेज छोड़ते हुए मम्मी की छाती और माथे पर लगातार बरसे। हर वार के साथ काले धातु के टुकड़े उड़ने लगे। काला आर्मर लिनफे के घूंसे की ओरा के नीचे तेजी से टूटने लगा। धातु के छर्रे गोलियों की तरह बिखरे। भीतर की मम्मी चक्कर खाकर लड़खड़ाने लगी। अगर उसके पेन नर्व्स अब भी काम करते होते तो शायद वह सिर पकड़कर चिल्लाती, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। करार कुचली जा रही मम्मी ने दहाड़ लगाई और पलटवार शुरू किया। उसने इम्प्रिजनमेंट एबिलिटी से लिनफे को जकड़ा और फिर फ्लाइंग किक मारकर उसे हवा में उछाल दिया। हल्की सुनहरी ओरा से चमकता लिनफे सुनहरी रेखा बनकर दूर जा टकराया। धड़ाम! शायद इस स्थान के डोम से। छर पत्थर टूटे, मलबा गिरने लगा। टूटे आर्मर वाली मम्मी ध्वस्त अवशेषों में खड़ी थी। उसने ऊपर देखा, घुटने मोड़े और चार्ज की मुद्रा बना ली। शू! तीखी सीटी के साथ सुनहरी रोशनी से चमकती आकृति फिर से नीचे गिरी। तैयार खड़ी मम्मी ने पूरी ताकत से ऊपर की ओर घूंसा मारा। दोनों शक्तियां आमने सामने टकराईं। बिजली सी खामोशी के बाद जमीन की घास और पत्थर हवा में उछल गए। टकराव से बनी लहरें गुफा की दीवारों से जा टकराई। खिर! धड़ाम! पत्थर की दीवारों में दरारें फूट पड़ी। विशाल चट्टानें हवा में उछली और फिर गिरकर दूर जा लुढ़क गईं। मम्मी के पैर जमीन में धंसते देख लिनफे ने मौका लिया। ऊपर से नीचे की ओर तेज हवा से भरे घूंसे बरसाए। मम्मी ने दोनों हाथों से बचाव किया, लेकिन लिनफे ने गिनती पूरी कर एक जोरदार वार किया और उसे सीधे सख्त चट्टान के भीतर धंसा दिया। जमीन में धंसी मम्मी का सिर्फ सिर बाहर दिख रहा था। लिनफे के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। वह आगे बढ़ा, पैर उठाया, मम्मी के सिर पर आखिरी किक लगाने के लिए। उसी क्षण मम्मी ने अचानक मुंह फाड़ा। फिर वही धूसर भूरा वोर्टेक्स उभरा। इस बार उसका निशाना लिनफे था। वोर्टेक्स से एक धूसर भूरी जीभ निकली और पास खड़े लिनफे को जकड़ लिया। लिनफे के शरीर से ओरा खिंचने लगी। उसकी रोशनी पल भर में मध्यम पड़ गई। इसके हथकंडे सच में खत्म नहीं होते, लिनफे ने मन ही मन कहा। अगले ही क्षण उसके शरीर से आग भड़क उठी। धड़ाम! लपटें चारों ओर फैल गई। बंधन टूट गया, आग सिमटी और लिनफे फिर अपने मानवीय रूप में आ खड़ा हुआ। उसने डायमेंशनल स्पेस खोली। एक ही विचार में उसने वह स्पिरिचुअल वेपन लॉन्ग सोर्ड निकाल ली, जिसकी कीमत 5 मिलियन थी। स्विश स्विश! एक ही सेकंड में लिनफे ने 10 वार किए। धूसर भूरी जीभ जमीन कटकर टुकड़ों में गिर गई। क्लैंग! ऊपर से नीचे स्पिरिचुअल वेपन लॉन्ग सोर्ड मम्मी के सिर पर जा गिरी। काले धातु के टुकड़े उड़े। लिनफे ने देखा, एक वार में आर्मर नहीं टूटा है। उसने धीमे से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। ये मेरी उम्मीद से बाहर है। मम्मी ने अचानक लिनफे से कहा। लिनफे ने उत्तर नहीं दिया। उसके हाथ में तलवार आफ्टर इमेज बन चुकी थी, लगातार मम्मी के हेलमेट पर प्रहार करते हुए। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! भयानक वारों से हवा फटने लगी। हेलमेट मजबूत था, फिर भी लिनफे के निरंतर आक्रमण के नीचे उसमें दरारें उभरने लगीं। और तभी अचानक स्थिति बदल गई।